हार्ट अटैक समझाना मुश्किल होता है, लोग कहते हैं कहाँ पे हुआ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो है हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई उसमें ब्लॉकेज आती है, जो इसके ऊपर की ब्लड वेसल है जो हार्ट की मसल को सप्लाई करती हैं, उसके ब्लॉकेज को हार्ट अटैक कहते हैं। जैसे ये जो हार्ट है उसके ऊपर की वेसल है, ये एक नॉर्मल वेसल है, आप रेड कलर में देखेंगे ब्लड डिपिक्ट कर रहा है। अगर इसमें ब्लॉकेज आने लगती है तो वो धीरे धीरे ब्लड जो है नीचे कम आने लगता है। ब्लड कम आएगा तो हमारे ऑर्गन के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हार्ट को मिलने कम होंगे, तो मरीज को परेशानी होने लगेगी, जैसे सांस फूलना, छाती में दर्द होना, धड़कन बिगड़ना। जब वो कोलेस्ट्रॉल की कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस प्रकार से पूरी ही नस को ब्लॉक कर देती है। तो जब ये रास्ता पूरा बंद होता है, इस समय हार्ट अटैक हो जाता है। अब इस हार्ट अटैक को खोलने के लिए पहले तो हम ब्लड को पतला करें, ब्लड थिनर जो कि एस्प्रिन है उसको तुरंत स्टार्ट करें। दूसरी चीज हमें करनी है कि हमें इस रास्ते को बड़ा करना है। ठीक है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर जो मैं रेगुलरली करती हूँ हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए, जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कैसे एंजियोप्लास्टी हम करते हैं, एक पतली सी तार के ऊपर ये स्टेंट है, ये येलो जो नस के अंदर है ये ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है। हम नस के अंदर बैलून को फुला देते हैं, एक गुब्बारा होता है स्पेशलाइज्ड जो स्टेंट के अंदर होता है, उससे हम ब्लॉकेज को खोलते हैं और स्टेंट को वहाँ पे चिपकाते हैं। जब वो स्टेंट चिपक जाता है अंदर तो वो कोलेस्ट्रॉल को धक्का मार के नस को फुला के जगह बना लेता है और फिर रेगुलर ब्लड सप्लाई होने लगती है हार्ट की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुकृति भल्ला, जो कि इंडियाज लीडिंग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जो कि अभी करंटली आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली में हेड ऑफ कार्डियोलॉजी यूनिट 2 को लीड कर रही हैं, राइट? कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। पहले तो ये बताओ कि हिमाचल आके कैसा लग रहा है आपको? हिमाचल आके हमेशा ही अच्छा लगता है। आप आते रहते हो बहुत? क्वाइट ऑफन, एज अ चाइल्ड मैं काफी बार आई हूँ हिमाचल। मतलब घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हो मोस्टली, राइट? घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इट वाज क्लोजेस्ट टू दिल्ली ओके। एंड मेरे फादर बहुत साल मतलब हिमाचल में उन्होंने काम किया है। कहाँ? हिमाचल हेल्थ सर्विसेज में, चंबा में। ओह। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट उन्होंने पहली पोस्टिंग हिमाचल में ही की थी, चंबा में। अच्छा। तो दे स्टेड इन चंबा विद माय मदर। एक क्वेश्चन और था इसी एडिशन में कि दिल्ली की हवा और हिमाचल की हवा में आके कैसा लग रहा है आपको? AQI देखना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ का 0 होगा और दिल्ली का तो पूछो ही मत। 0 तो यहाँ का भी नहीं है, बट ये है कि एटलीस्ट ब्रीदेबल है। नहीं, और साफ है, सुंदर है वातावरण, सो इट्स क्वाइट प्लीजिंग। मैम, जैसे कि मैंने इंटरव्यू में बोला, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम लोग हैं इंडिया में, और फीमेल तो वैसे भी बहुत कम है, 1% है जितना हमने R&D में देखा। तो पहले तो आप इसके बारे में बताओ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या है? MBBS करने के बाद आपको एक MD की डिग्री लेनी पड़ती है, राइट। जिसमें आप जनरल फिजिशियन या MD मेडिसिन करते हैं। राइट। MD मेडिसिन करने के बाद ही आप यूजुअली क्वालिफाई करते हैं सुपर स्पेशलिटी में डिग्री लेने के लिए। राइट। कार्डियोलॉजी इज अ सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट। कई लोग जो पीडियाट्रिक्स पाथवे चूज करते हैं वो भी कर सकते हैं कार्डियोलॉजी में। तो फिर आप जब कार्डियोलॉजी करते हैं तो उसकी 3 साल की फोकस सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग होती है, जिसमें विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप इंटरवेंशन करनी सीखते हैं। तो यू क्वालिफाई एज एन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि आप बिना सर्जरी करे, बिना कोई कट लगाए, आप सोफिस्टिकेटेड वे में हार्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज। बहुत ही कम फीमेल है इसमें इंडिया में, ऐसा क्यों? ये बहुत डेडिकेशन वाला प्रोफेशन है। डे इन एंड डे आउट 24/7 लाइक अ सोल्जर आपको हमेशा रिक्रूटेड रहना पड़ता है काम करने के लिए। अच्छा। तो बहुत ही शिद्दत से आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो एज अ वुमेन आपकी बहुत सारी और सोशल लाइबिलिटीज होती हैं। समटाइम्स कई लोग फैमिली फोकस्ड हो जाते हैं या वर्किंग आवर्स उन्हें सूट नहीं करते, क्योंकि इसमें तो रात में भी हार्ट अटैक आता है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। राइट। तो वर्किंग आवर्स विद हाउस लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो एक फीमेल के साथ प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए इस प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए आपको बहुत ही इमेंस डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। और बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है एक फीमेल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए, कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, कि आप इस पोजीशन पे आके लोगों की सेवा कर सकें और मदद कर सकें। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बनने की। मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड फैमिली से हूँ। मेरे फादर मदर सब लोग डॉक्टर्स हैं। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी राजस्थान हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है, जब मैं पैदा हुई एक डॉक्टर हाउस होल्ड में। मुझे बचपन से ही बहुत फैसिनेटिंग लगता था
जब डॉक्टर्स 40s की एज में आते हैं तो बहुत ही ग्लैमरस लगते हैं क्योंकि वो तब पढ़ के एकदम सेटल हो चुके होते हैं, तो एक अलग एम्बियंस होती है, ऑरा होता है उनका। तो मेरे फादर का वो ऑरा बहुत ही डायनामिक था मेरी लाइफ चेंज करने में। तो आई ऑलवेज थॉट कि आई डू दिस, मैं कुछ और कर ही नहीं सकती, मैं शायद डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। 12th में मैंने बायो से किया अपना 12th और उसके बाद आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम रोमेनिया। मैं रोमेनियन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ। तो आई वेंट टू रोमेनिया एंड आई ग्रेजुएटेड देयर। सो एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आपको इंडिया के बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं बिफोर यू क्वालिफाई फॉर इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स। आई क्वालिफाइड फॉर दैट एंड धीरे धीरे करके आई गॉट माई फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन। तो मैंने फिर DNB इंटरनल मेडिसिन की। सो ड्यूरिंग माई इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग मेरा काफ़ी फोकस कार्डियोलॉजी की तरफ था। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। देयर वर अ फ्यू वीमेन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट 20 साल पहले जो अभी भी दिल्ली में प्रैक्टिसिंग है, उनको मैंने देखा। सो इट लुक्ड वेरी चार्मिंग एंड डायनामिक ऑन अ वुमन टू डू कार्डियोलॉजी। सो जब मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी की डिग्री की करने भी गई तो उसमें भी यही सोचा जाता था कि हाउ विल अ वुमेन डू इतनी सारी इंटरवेंशन। तो ज़्यादातर फीमेल इंटरवेंशन बहुत मुश्किल होता है और फीमेल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, जिसमें ऑपरेट नहीं करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे फोकस करके, क्योंकि वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो जाता है, उस पर फोकस कर लेते हैं। तो उसमें जो इंटरवेंशन वाला पार्ट है कार्डियोलॉजी में वो बहुत ही ग्रेटिफाइंग है। एक पेशेंट जो हार्ट अटैक के साथ आता है, जब वो ठीक होके तुरंत मिनटों में बाहर आता है तो वो बहुत ही ग्रेटिफाइंग है। यू सेव अ लाइफ। तो मुझे तो यही करना था हमेशा से। किस तरीके की दिक्कतें आती हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बनने में? इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट बनने में यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस। आपको सही जगह मिलनी चाहिए। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सिखाने वाले, ट्रेनिंग कैसी आपको मिलने वाली है। आपने कहाँ करी ट्रेनिंग? तो आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम बालाजी एक्शन हॉस्पिटल विच इज इन न्यू दिल्ली। अच्छा, ठीक है। काफी हैवी फ्लो सेंटर है जहाँ पे कार्डियोलॉजी के काफी मरीज आते हैं। तो एक्सपोजर बहुत वाइड था मेरा वहाँ पे। ज्यादा मरीज देखने से, ज्यादा इंटरेक्शन करने से आपका एक्सपोजर अच्छा होता है और साथ ही साथ आपको इंटरवेंशन भी ज्यादा करने का मौका मिलता है। तो ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलिटी तभी मैंने इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। एंजियोप्लास्टीज करना, एंजियोग्राफीज करना मुश्किल इसलिए क्योंकि वर्किंग आवर्स, जैसे मैंने बताया, कभी कभी आप 24 घंटे अस्पताल में हैं, आप घर नहीं आ पा रहे, आधी रात को उठ के फिर आपको मरीज देखने जाना है अगर वो सिक हो गया है। आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, मेल इन्वायरमेंट ज़्यादा है, इट्स अ मेल डोमिनेंट स्पेशलिटी। सो एज अ वुमेन आपको डबल काम करना पड़ता है कई बार बताने के लिए कि यू आर एज गुड एज एनीबडी जो इंटरवेंशन करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। 20,000 प्लस आपने? यस, एब्सोल्युटली। मैंने प्रोसीजर्स किए हैं एंड विद गॉड्स ग्रेस सक्सेसफुल रहे हैं। सो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे आज भी मुझे मिलते हैं। तो शुरू में क्या चैलेंजेस आते होंगे आपको उस टाइम? जैसे आप बता रहे हो ना कि मेल से ज़्यादा आपको एफर्ट मारने पड़ते हैं। क्योंकि वो एक टेंडेंसी है कि नहीं होती हैं ज़्यादा फीमेल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। तो जो मरीज़ के अटेंडेंट्स भी हैं या फैमिलीज़ हैं, उन्हें भी कई बार लगता है कि एक मेल फिगर होगा तो वो भरोसा उन पर ज़्यादा होता है कई बार। अच्छा कि इन्होंने करना है। तो वो मिथ बस्ट करने के लिए या उसको हटाने के लिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको एक मजबूती दिखानी पड़ती है अपने कैरेक्टर में और अच्छे से काम करना पड़ता है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसका जो टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस है हार्ट के अराउंड, राइट? कुछ मिथ्स हैं जिनको हम बस्ट करने वाले हैं और कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हमने R&D किया हुआ है, क्योंकि हम एक्सपर्ट तो है नहीं। तो उन क्वेश्चंस के हम चाहते हैं आप आंसर करो और साथ में आप कुछ मॉडल्स भी ला रखे हैं, तो आप एक एक करके थोड़ा सा बताना चाहें। ठीक है। ये हमारे हार्ट का मॉडल है, राइट? ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट एक कमरे की तरह होता है, इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये क्रॉस सेक्शन है हार्ट का, जिसमें हार्ट के 4 चेम्बर्स दिखेंगे। कुछ रेड और ब्लू कलर की वेसल्स हैं जो आर्टरीज, जो मेन आर्टरी है हार्ट की, उसे डिस्प्ले कर रही हैं, और एक ब्लू कलर की आर्टरी जो बाकी गंदा खून ब्लड का बॉडी से ब्लड आप इसको इस तरफ से दिखा देंगे मैम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। और ये हार्ट हमारे कहाँ पे होता है? चेस्ट में, यहाँ पे बीच में हमारे होता है, हार्ट के चेस्ट कैविटी के बीच में होता है। और साइज भी इसका ठीक ठाक है जो अभी मॉडल है। सो बाकी मेनली प्रॉब्लम्स क्या है हार्ट की, वो लोगों को नहीं समझ आता कि हार्ट अटैक कहाँ हुआ। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हमें मिलती है कि हार्ट अटैक समझाना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कहाँ पे हुआ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो है, हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई
जब कॉम्प्रोमाइज होती है या उसमें ब्लॉकेज आती है, जो इसके ऊपर की ब्लड वेसल है जो हार्ट की मसल को सप्लाई करती हैं, उसके ब्लॉकेज को हार्ट अटैक कहते हैं। ब्लड की जो वेसल्स हैं, इनकी जो ब्लॉकेज जब होती है, तब जो अभी छोटी छोटी ऐसे लाइनें दिख रही हैं, इनके अंदर अगर ब्लॉकेज आती है तो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि पाइप है, पाइप के अंदर ब्लॉकेज आएगी, कूड़ा फंसेगा तो आगे पानी नहीं जाएगा, जो कि ब्लड है। ब्लड क्या कैरी करता है? न्यूट्रिशन कैरी करता है हार्ट की मसल्स के लिए। अगर हमारा न्यूट्रिशन ब्लॉक होगा तो वो आगे का सेल डेड होने लगेगा, मरने लगेगा। और अगर हार्ट ही मरने लगेगा कुछ हिस्सा, तो वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कैसे करेगा? क्योंकि एक हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी लाइफ डायनामिकली धड़कता है। वो पंप है बॉडी का। पंप रुक नहीं सकता, अगर पंप रुका तो बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हार्ट अटैक इतना घातक होता है। अगर हार्ट के खुद की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई तो जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ और मॉडल्स हैं हमारे पास, जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इन्हीं को बड़ा करके जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है कि वो कैसी होती है। कि जैसे ये जो हार्ट है उसके ऊपर की वेसल है, ये एक नॉर्मल वेसल है। आप रेड कलर में देखेंगे ब्लड डिपिक्ट कर रहा है, इसमें ब्लड रेड कलर पूरी वेसल में है, जो वाई शेप वेसल है। जब अगर इसमें ब्लॉकेज आने लगती है तो वो धीरे धीरे ब्लड जो है नीचे कम आने लगता है। होता है। तो अगर ये ब्लड कम आएगा तो हमारे ऑर्गन के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हार्ट को मिलने कम होंगे। तो मरीज को परेशानी होने लगेगी, जैसे सांस फूलना, छाती में दर्द होना या धड़कन बिगड़ना, तो उसे हम अंजाइना कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल टर्म में कहते हैं कि भाई हार्ट की बीमारी आनी शुरू हो गई, लगता है नसों में ब्लॉकेज है, पर आंखों से तो कुछ दिखेगा नहीं ना। बट मैं बता सकती हूँ कि जैसे ये जो वाइट कलेक्शन है, ये कोलेस्ट्रॉल की कलेक्शन है। जब वो कोलेस्ट्रॉल की कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इस प्रकार से पूरी ही नस को ब्लॉक कर देती है। ये जो वाइट है, ये कोलेस्ट्रॉल है। राइट। जो पाइप है उसमें आके फंस गया कोलेस्ट्रॉल, धीरे धीरे करके उसने पूरा रास्ता बंद कर दिया। तो जब ये रास्ता पूरा बंद होता है, इस समय हार्ट अटैक हो जाता है। अब इस हार्ट अटैक को खोलने के लिए क्या करें? अब हार्ट अटैक हुआ है तो हमारे पास ये एक ही रास्ता है, पहले तो हम ब्लड को पतला करें। ब्लड थिनर जो कि एस्प्रिन है, उसको तुरंत स्टार्ट करें, जिससे कि खून जितना भी निकल रहा है रास्ता है वहां से निकले। ठीक है। दूसरी चीज हमें करनी है कि हमें इस रास्ते को बड़ा करना है। अब रास्ते को चौड़ा कैसे करेंगे? उसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर जो मैं रेगुलरली करती हूँ हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए, जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। टेस्ट एंजियोग्राफी होता है, जो उसकी रिपेयरिंग है उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी करके हम नस में तार के द्वारा स्टेंट, जो कि एक फ्रेमवर्क है जिसपे दवाई लगी होती है, उसको उस ब्लॉकेज के एरिया पे ले जाके हम नस को खोलते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की वायर है, उसके ऊपर एक मेटल का मैश है, जाली जैसा, यू कैन कॉल इट अ स्प्रिंग। उसको अंदर ले जाते हैं तार के रास्ते से, ठीक है, और उसको अंदर जाके बैलून से फुला के हम नस को खोलते हैं। अच्छा। जब हम नस खोल देते हैं तो उसके बाद फिर से ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है हार्ट की। एंड वो जो जाली है, जो फ्रेम है, जो टनल गिर गया था, उस टनल को खड़ा करने के लिए हमें एक मेटालिक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो अंदर स्टेंट होता है। अच्छा, ये ऐसे करके वो। सो मैं इसका ना बड़ा वाला आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है। ठीक है। थोड़ा अगर हम देखेंगे तो यही वेसल्स जो हैं नॉर्मल नस है। कैसे एंजियोप्लास्टी हम करते हैं? एक पतली सी तार के ऊपर ये स्टेंट है, ये येलो जो नस के अंदर है, ये ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, इसीलिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर हार्ट। हम नस के अंदर बैलून को फुला देते हैं, एक गुब्बारा होता है स्पेशलाइज्ड जो स्टेंट के अंदर होता है, उससे हम उसे ब्लॉकेज को खोलते हैं और स्टेंट को वहां पे चिपकाते हैं। जब वो स्टेंट चिपक जाता है अंदर, तो वो कोलेस्ट्रॉल को धक्का मार के नस को फुला के जगह बना लेता है और फिर रेगुलर ब्लड सप्लाई होने लगती है हार्ट की। इसको कहते हैं हम एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में हम कोई भी चीरफाड़ नहीं करते हैं। नहीं। और ये सिर्फ एक वायर के थ्रू जो है हम सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है। ओके। स्टेंट डालते हैं। स्टेंट डालने का तरीका जैसे एक प्लम्बिंग की जॉब है, सोफिस्टिकेटेड, हमने नाड़ी को खोलना है या पाइप को खोलना है, पर वो जान बचा सकती है ये प्रोसीजर। हाथ के रास्ते करते हैं 99.9%। मैं हाथ की नाड़ी से करती हूँ ये प्रोसीजर। यस, जो हमारी यहाँ की हाथ की नाड़ी है। पैर से भी कर सकते हैं कई लोगों में जिनकी हाथ की नाड़ी कमजोर होती है या कोई प्रोसीजर में टेक्निकल इश्यू है, बट ज़्यादातर आजकल अच्छा प्रोसीजर हाथ से करते हैं, जिससे पेशेंट को हम जल्दी छुट्टी दे सकते हैं, पेशेंट जल्दी चल फिर सकता है और उसे पता भी नहीं चलेगा कि
हमने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी। तो एंजियोप्लास्टी है और एक और है बाईपास सर्जरी। बाईपास है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी? जब तीनों नसों की ब्लॉकेज होती है तो कई बार मरीज को बाईपास सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। एंजियोग्राफी सॉरी, कितनी नसें होती हैं? हार्ट की तीन बड़ी नसें हैं। जब तीनों में ब्लॉकेज हो तब बाईपास सर्जरी। हार्ट की ना ऐसे करके तीन बड़ी नसें होती हैं जी। नॉर्मल प्रक्रिया में जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसमें लेफ्ट साइड पे दो बड़ी नसें और राइट साइड की एक बड़ी नस। अगर इन तीनों नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेज हो जाए और पेशेंट बिना हार्ट अटैक के टाइम पे अस्पताल पहुंच जाए तो एक ऑप्शन बाईपास सर्जरी का रहता है मरीज के लिए। बट बाईपास सर्जरी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब वो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते, वो कार्डियक सर्जन करते हैं, जिसमें चेस्ट को खोला जाता है, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी इज बाईपास सर्जरी। बाईपास नाम ही इटसेल्फ ये बताता है कि क्या मतलब है। हम जैसे नया हाईवे बनाते हैं, कोई चोक्ड एरिया को क्रॉस करने के लिए नई रोड बनाते हैं, उसी प्रकार से शरीर के कुछ हिस्सों से हम नसें निकाल सकते हैं। जो सर्जन है नसें निकाल के जो ब्लॉकेजेस है उनको क्रॉस करके नई आर्टरीज जोड़ देता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाए। एक नया ही रूट बना देता है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाईपास सर्जरी सही है, कंफ्यूजन ही रह जाती है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो अब कुछ देशों में बाईपास सर्जरी हो ही नहीं रही है। क्यों? मतलब जैसे जापान जैसी कंट्रीज में लोग बाईपास सर्जरी करवा ही नहीं रहे हैं। उनके ना स्पिरिचुअल रीजंस हैं और टेक्निकल हार्डवेयर इतना सोफेस्टिकेटेड हो गया है कि नाड़ियाँ एंजियोप्लास्टी से ही खुल जाती हैं। तो इजी है, आपने एंजियोप्लास्टी की, घर जल्दी चले गए। कोई कट नहीं लगा। बट ऐसा नहीं है कि हर एक किसी की एंजियोप्लास्टी हो सकती है। कई मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो सही तरीके से सही गाइडेंस में ही डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर प्रोसीजर है। एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी बाईपास सर्जरी हो सकती है और बाईपास सर्जरी करने के बाद भी हम एंजियोप्लास्टी का रास्ता खुला रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज हो गई तो दूसरी दोबारा नहीं हो सकती। कई लोगों के जैसे हार्ट के वाल्व के अंदर प्रॉब्लम होती है। हार्ट के अंदर ना कुछ चेम्बर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक कमरा है, 4 कमरे हैं। ठीक है। उनके बीच में दरवाजे होते हैं, उन्हें हम वाल्व्स कहते हैं। अगर उन वाल्व्स के अंदर साथ में ब्लॉकेज या लीकेज है और तीनों नसों की बीमारी है तो फिर बाईपास सर्जरी इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें वाल्व या दरवाजा जो है वो भी बदला जाएगा और साथ में नसों में नया बाईपास हो जाएगा। दरवाजा बदला जाएगा, लाइक उसमें वहाँ क्या करते हो? कुछ नहीं, आजकल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट उसमें भी वाल्व लगा देते हैं। जैसे एक आउटिक वाल्व होता है, हार्ट के अंदर से निकलता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। दरवाजा है, अगर वो ब्लॉक हो गया उम्र के साथ, उसको ऑपरेशन करके ही नया दरवाजा लगाना पड़ेगा, नया वाल्व लगाना पड़ेगा। बट अब टेक्निकली इतनी सोफेस्टिकेटेड प्रोसीजर्स आ गए हैं कि वाल्व भी बिना कट के लग सकता है। नया वाल्व भी हम तार के थ्रू अंदर जाके बैलून से फुला के वहाँ पे वाल्व भी लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर किस मरीज के लिए क्या बेहतर है वो डिस्कशन अपने कार्डियोलॉजिस्ट से करने के बाद ही आप कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपने इससे पहले बताया ये एंजियोप्लास्टी में स्टेंट्स डालते हैं हम, राइट? ये जो एंजियोप्लास्टी होती है इसमें स्टेंट की लाइफ कितनी होती है? ये कॉमन क्वेश्चन है। स्टेंट्स एक्चुअली लाइफ लॉन्ग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ना हम स्टेंट डाल के बाहर निकाल सकते हैं ना हम उससे कुछ और कर सकते हैं। जो स्टेंट हमने जिस ब्लॉकेज वाले एरिया में डाला है वो वहीं पर रहता है और लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर्स को कंट्रोल में रखते हैं तो स्टेंट्स ज़्यादातर जिंदगी भर सही चलते रहते हैं। बट डेफिनेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया जो है वो भी बढ़ती है। बॉडी इज़ अ मशीन में ग्रोथ होती है, एजिंग होती है। तो एजिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा बॉडी में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 10 साल अच्छे निकल गए तो 11वें साल में ब्लॉकेज नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। और स्टेंट्स के अंदर भी दोबारा ब्लॉकेज आ सकती है। अच्छा, उस केस में क्या होता है? स्टेंट्स चेंज होते हैं? अगर स्टेंट्स के अंदर ऑप्शन रहता है दोबारा स्टेंट डालने का, और अगर सिर्फ स्टेंट्स के अंदर ही ब्लॉकेज है और आसपास दोबारा ब्लॉकेज नहीं आई है तो आप स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। स्टेंटलेस जिसमें न्यू टेक्निकल बैलून्स हैं, जो हमारे पास दवाई वाले बैलून है, उसे ड्रग एल्यूडिंग बैलून कहते हैं। उससे भी जाके स्टेंट के अंदर सफाई कर सकते हैं और फिर से जो पुराना स्टेंट है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। आपने 20,000 प्लस एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर्स कर रखे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन था बड़ा कॉमन सा कि ये जो 25 to 30 इयर्स के जिम गोइंग लोग हैं इनको हार्ट अटैक्स आ रहा है, इसका रीज़न क्या है? जो जिम गोइंग लोग हैं
एक्चुअली उन्हें कई बार पता ही नहीं होता कि उनके हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हर कोई यंग एज में जिम जाना चाहता है और बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। पहले तो यही नहीं पता सही क्या है, सही प्रकार की एक्सरसाइज क्या है और किसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद आजकल जिम में बहुत ट्रेंड है, हर कोई मस्कुलर बनना चाहता है। उसकी क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको नहीं पता। आपको आपके जिम ट्रेनर ने बोला कि ये प्रोटीन अच्छा है, आपको किसी ने बोल दिया स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाओगे तो मसल जल्दी बढ़ेगी, गेन फास्ट का नाम दे दिया, बहुत सारे नामों से ये फेमस हैं। बट यंग लोगों को ये नहीं पता कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आप किस प्रकार का प्रोटीन ले रहे हैं, क्या उसमें एडल्ट्रेशन है, कितना आपको स्टेरॉइड किस डोज में दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। हैवी प्रोटीन, स्टेरॉइड दोनों से ही हार्ट को नुकसान पहुंचता है। हार्ट भी मोटा हो जाता है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है। आपका शरीर बाहर से फूल गया पर हार्ट भी अंदर से फूल गया, उसे कहते हैं हार्ट फेलियर में जाना। तो जिम गोइंग लोगों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनको स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। नेचुरल प्रोटीन या नेचुरल वेट गेन या मसल गेन बहुत ही कठिन है। आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बिल्ट है, आप एक प्रोपोर्शनेट रेशो में ही मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आप एथलीट्स को देखें या क्रिकेटर्स को देखें, उनकी एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं है, वो लीन होते हैं बट मस्कुलर होते हैं और उनका स्टैमिना कितना ज़्यादा होता है। तो वो कोई ऐसे स्टेरॉइड्स या कोई ऐसी चीज़ें नहीं लेते जिससे वो दिखने में अच्छे हो जाएं पर अंदर उनके कुछ बचे ही नहीं, सिस्टम फेलियर हो जाए। बहुत ही ज़रूरी है यंग लोगों को अपने हार्ट और किडनीज को बचाना, और इन इंजेक्शंस और प्रोटीन्स भी अगर लेने हैं, किस तरीके के लेने हैं, किससे लेने हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, वरना किडनीज भी साथ में डैमेज होती हैं। तो आप ही बताओ ना कि किस तरीके से प्रोटीन लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो भी कोई जिम गोइंग पर्सन होता है उसको लगता है कि यार वे प्रोटीन कहा जा रहा है, पर कौन सा? हम किसी ब्रांड के बारे में नहीं बात कर रहे, पर एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। आपके जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपका कार्डियोलॉजिस्ट या आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, आप किसी भी जिम से कोई रेगुलर बताया हुआ ब्रांड का वे प्रोटीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि एडल्ट्रेशन रेट इंडिया में बहुत हाई है। तो बॉक्स के ऊपर वे लिखा है, अंदर है नहीं है, वो ज़रूरी है। या तो फिर उसकी लैब टेस्टिंग कराओ कि उसमें कितना प्रोटीन है। तो एनिमल प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, प्रेफरेबली प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स वुड बी सेफर। तो यू हैव टू रियली चेक, ब्रांड चेक फॉर इट। एंड वी आर, मतलब मैं यहाँ पे कोई ओपनली किसी ब्रांड के बारे में तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि जिन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं जिम गोइंग पर्सन्स ने, पर उनको हार्ट अटैक आ गया है। वो ट्रेडमिल पे रन कर रहे थे और रन करते करते ही हार्ट अटैक आ गया। तो हमें तो सिर्फ न्यूज़ में मिलता है कि ट्रेडमिल पे कोई दौड़ रहा था और उसकी जान चली गई। तो हमें तो ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में लाइफस्टाइल क्या है उसकी। मतलब बहुत सारे उनके दोस्त सामने आए कि भाई कभी इस पर्सन को हमने कभी खाते पीते हुए कुछ नहीं देखा, कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा, कोई नशा करते हुए नहीं देखा, फिर भी इसके साथ ऐसा हो गया। वो तो क्या रीजन हो सकता है? ये जो केस है, ये फैमिलियल हार्ट डिजीज का केस है कि उनको ये नहीं पता कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है, क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री है अर्ली हार्ट अटैक्स की, किसी की जान गई है घर में जल्दी, माता पिता में से किसी की। तो अगर ये सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता और आप जिम में एकदम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस भी जने की जान गई उसने ये तो बताया नहीं कि उसको एसिडिटी हो रही थी या गैस हो रही थी या उस समय वो बेचैन था। यंग आदमी है, वो जिम गया कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस हो रहा है, मैं दौड़ वौड़ लूँगा, ठीक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब आप हार्ट अटैक हो रहा हो और आप एक्सरसाइज कर लें तो तुरंत जान जाने का हमेशा खतरा रहता है। तो पता तो होता ही नहीं है आपको। ब्लड वेसल्स कैसे पता चलेंगे, चेक कैसे होगा कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, आपकी ब्लड शुगर्स लेवल्स क्या हैं, क्योंकि अगर आपने कभी एक हेल्थ चेकअप नहीं किया है तो आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा। जिम क्या सबके लिए सही होता है? नहीं, जिम सबके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पहली बार जिम जा रहे हैं और आप 100 किलो से ऊपर वे करते हैं, आपको पता ही नहीं, आपने बोला कि आज मैं सब कुछ कर लूँगा और आप तुरंत हैवी एक्सरसाइज वर्कआउट करने लगे, तो आपकी बॉडी उससे अडेप्ट नहीं हो पाएगी। तो कभी भी किसी की सुना कहीं में तुरंत जिम जाके एक्ट करना नहीं चाहिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितनी एक्सरसाइज टॉलरेट करती है। तो वेट के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए या टोटल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारे लोग एकदम जाके बहुत हैवी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मॉडरेशन में फिजिकल एक्टिविटी एज अ कार्डियोलॉजी पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अच्छा होता है। आप वो जिम में करें या घर में करें या पार्क में करें, डजेंट मीन एनीथिंग। आपको रेगुलर 40 मिनट्स एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर BMI। आपका वेट कितना है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितनी
एक्टिविटी टॉलरेट कर सकते हैं। तो स्लो एंड स्टेडी वाला काम है। तो कुछ एक क्वेश्चंस हैं मैम जो हमने R&D करे थे इसी के रिगार्डिंग हार्ट से रिलेटेड, हार्ट हेल्थ, वो चाहते हैं हम कि आप उनके आंसर हमें करें इस पॉडकास्ट में। सो एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि बहुत कम एज के लोगों में इंडिया में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा? बहुत कम एज के लोगों में इसलिए हार्ट अटैक आ रहे हैं क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग MNCs में नौकरी करते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता। रात की नौकरी करते हैं, दिन में सोते हैं। पार्टीज बहुत ज़्यादा करते हैं आज की जनरेशन, खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो पाम ऑयल कंटेनिंग है। तो मैक्सिमम हार्ट डिजीज़ का कारण आज की डेट में पाम ऑयल है इंडिया में, जो भी प्रोसेस्ड फूड है। आपको क्या लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को पाम ऑयल के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए डॉक्टर? आई टोटली एग्री एंड आई डोंट नो वो कर भी रहे हैं बैकग्राउंड में कि नहीं। कहते तो हैं कि पाम ऑयल रिस्ट्रिक्ट करा है इंडिया में, हमें दिखा नहीं है। हाँ, बट बहुत सारी पैकेजिंग पे अवेयरनेस आ गई है बिकॉज हम सभी डॉक्टर्स इतना बात कर रहे हैं पाम ऑयल पे, तो आजकल पैकेजिंग चेंज हो गई है, नो पाम ऑयल यूज, वो भी लिखा आ रहा है कुछ में। जैसे जापान की बात करें, जापान में जिस तरह की फोटो होती है ना प्रोडक्ट के ऊपर, अंदर वही निकलना चाहिए, नहीं तो उस पर लॉ सूट है। तो इंडिया में अभी वो हुआ नहीं है कि जो बाहर है वही अंदर हो, जो पीछे लिखा है। तो एटलीस्ट सबको एज पेरेंट्स अपने न्यू जनरेशन को पैकेज फूड नहीं देना चाहिए। ऑल दीज कुकीज़, बिस्किट्स, जो भी हम आउट ऑफ द पैकेट खा रहे हैं उनमें हाई सॉल्ट कंटेंट, बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा, साथ में कलर क्या डला हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, साथ ही साथ किस तरह की प्रोसेसिंग, क्या क्या उसमें डाला गया है स्टेबलाइज करने के लिए मॉलिक्यूल को, हमें कुछ भी नहीं पता। आप एक चिप्स का पैकेट रखिए खोल के घर पे और उसको एक हफ्ते बाद खाने की कोशिश करिए, आप नहीं खा पाएंगे, नहीं खा सकते। उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है, वही चीज़ आपके अंदर जा रहा है, वही केमिकल, तो फिर वो क्या करेगा आपके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? वो आपका वजन बढ़ाएगा, आपके लिवर को फैटी करेगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, शुगर बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो इवेंचुअली ये सब मिलके अर्ली हार्ट डिजीज का ऑनसेट करेंगी। उसके ऊपर से स्मोकिंग, जो यंग जनरेशन स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, व्हाट अबाउट दैट? स्मोकिंग से तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है। जिसके आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई, जिसको शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, वो साथ में स्मोकिंग कर रहा है, तो वो तो टाइम बॉम्ब पे बैठा है। तो हार्ट अटैक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यंग लोगों में। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादातर हार्ट अटैक सटल सिम्टम्स के साथ शुरू होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अंजाइना कहते हैं उसे। छाती में भारीपन होना, धड़कन का तेज महसूस होना, एक फ्लोर या थोड़ा सा चलने पे 100 मीटर चलने पे सांस फूलने लगना, बैठने पे आराम आता है, चलने पे सांस फूलता है, एक्स्ट्रा पसीने आना, मतलब एकदम आपने कुछ काम किया और आप एकदम पसीने पसीने हो गए। तो ये कुछ ऐसे लक्षण है कॉमन हार्ट डिजीज को इंडिकेट करते हैं। बट मेल फीमेल्स में थोड़े से डिफरेंट रहते हैं सिम्टम्स। फीमेल्स ना इंडिया में थोड़ी कंजर्वेटिव है अपने सिम्टम्स बताने में। फीमेल्स को जनरली किसी भी तरह की बेचैनी होगी तो समझ ही नहीं पाएगा कि वो रेस्टलेस क्यों है। उनकी बैक में पेन होगा, नींद नहीं आना, पेट में दर्द होना, जॉ में पेन होना, मतलब फीमेल्स को अलग प्रकार के थोड़े सिम्टम्स होते हैं, तो वो बताती भी नहीं है ज़्यादा, एंड्योरेंस लेवल ज़्यादा है। फीमेल्स में हार्ट अटैक के सिम्टम्स फिर क्या क्या होते हैं? रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आना, भारीपन तो रहता ही है, बैक में पेन होना, बाजू में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये सब चीज़ें फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। तो एक टिपिकल सिम्टोमेटोलॉजी मेल से थोड़ी फर्क रहती है फीमेल्स की। ओके। और एक चीज़ ये भी है ना कि गैस के साथ भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है ना, कि आपको गैस हो रखी है या हार्ट अटैक, कई बार पर्सन को पता ही नहीं चलता है। 99.9% इंडिया में हार्ट अटैक को गैस का ही दर्द समझा जाता है। किसी आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं है या इमरजेंसी आप गए हैं और आपके ECG में कोई चेंज नहीं आए तो आपको गैस की गोली खिला के घर भेज दिया जाता है। एक हार्ट अटैक घर पे आ जाता है और आपकी जान जा सकती है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि गैस हो रही है, और मरीज सुनना भी यही चाहता है ज़्यादातर कि मुझे गैस ही है, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं है। किसी भी गैस के मरीज को आधी रात को उठ के आता है, हम तो नहीं घर जाने देते, मैं तो नहीं घर जाने देती। अच्छा। मैं तो कहती हूँ एक दिन थोड़ा भर्ती हो जाओ, दवाई खा लो, टेस्ट कर लेते हैं। ओवर टेस्टिंग से किसी को नुकसान नहीं होता।
पर कई बार ऐसा भी होता है ना, कुछ एक लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है इसी प्रोफेशन में ही। अच्छा, उससे फिर पेशेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि फालतू में 2-2 3-3 दिन तक बिठा के रखा हुआ है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज करके, और बाद में वो गैस ही निकलती है। तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार गैस ही है, परसेप्शन वैसा बन जाता है ना फिर। एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन को ना थोड़ा सा बदनामी मिली है इन सब चीज़ों के कारण, बट ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं जान बचाने के लिए हैं। Right. तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन दूर हटना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है इस चीज़ के लिए कि मैंने जैसे बताया कि सपोज नहीं किया आपको ट्रीट गैस का, आपकी तसल्ली के लिए गैस का दर्द बजा के आपको घर भेज दिया, तो भी आप डॉक्टर को ही ब्लेम करोगे कि भाई हम तो आए थे हॉस्पिटल, आपने बताया नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। राइट राइट। बाद में कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक में 10 ही मिनट मिलते हैं, कई बार तो वो भी नहीं मिलता। नहीं मिलते हैं, 10 मिनट भी नहीं मिलते हैं। जैसे कि अभी एक इंसिडेंट था, अभी मेरे रिलेटिव ही उनकी जान गई है हार्ट अटैक की वजह से ही। 78 एज थी उनकी। दिन में उनको पेन उठी आई थिंक शोल्डर की तरफ, और डॉक्टर के पास गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है, ये वही पेन ही है ये। तो उन्होंने कुछ पेन किलर दिया और वो घर चले गए। रात को उनको थोड़ा दम घुटना उनको शुरू हुआ, तो फिर अगेन हॉस्पिटल गए तो फिर उन्होंने बोला कि फिर ईसीजी कर लेते हैं। ईसीजी में आया कि हार्ट ब्लॉक है, और डॉक्टर साहब ने भी मुंह भी सामने बोल दिया कि तो आपके तो हार्ट में ब्लॉकेज है और आपका तो कल एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी और आपको आज नहीं भेज पाएंगे यहाँ से। और वो उसी टाइम ही कोलैप्स कर गए, उनको तो 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिला। ये वाला केस क्या होता है? ज़्यादातर जैसे मैंने बताया गैस का दर्द समझ के पहले गए, घर चले गए, फिर वापस भी आए, पर जैसे हार्ट की जब नस में ब्लॉकेज होता है तो वो ज़्यादा वक्त नहीं देती, वो एरिया डेड होने लगता है, उससे अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या धड़कन उत्पन्न होने लगती है जो सर्वाइव करने के लिए मुश्किल होती है, तो मौका नहीं मिलता और बॉडी में ना इतना तेज़ाब बनने लगता है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाती है जब हार्ट अटैक होता है कि पूरी बॉडी में वो क्लॉट मतलब जैसे नसों में ब्लॉकेज तो आएगी, साथ साथ इन्वायरमेंट एसिडिक होने के कारण वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस जो होने लगती है उससे बचना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक डज नॉट गिव यू टाइम, एंड मसल इज टाइम, टाइम इज मसल इन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कोई बिना किसी सिम्टम के भी हो सकता है क्या? बहुत सारे केसेस में साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स को ना हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग नींद में सोते सोते ही उनकी जान चली जाती है, क्योंकि उन्हें दर्द ही नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसा भी हुआ है बहुत ज़्यादा, सारे बहुत कॉमन है। तो पता ही नहीं चलता क्योंकि उनकी नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरॉन्स जो हैं शुगर के कारण ख़राब हो चुके होते हैं, जो हार्ट के न्यूरॉन्स हैं, तो वो ब्रेन में इम्पल्स ही नहीं जाता पेन का, तो वो पेनलेस हार्ट अटैक कह लो या साइलेंट हार्ट अटैक कह लो, एक ही बात होती है। साइलेंट हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी। शुगर्स भी बहुत बढ़ गई हैं, वज़न भी बहुत बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ गया है, तो ये सब लिंक्ड है हार्ट डिजीज, ओबेसिटी के साथ। ओबेसिटी से। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर, स्टेंट, इनसे लोग डरते क्यों हैं? लोगों में बहुत सारा मिथ है कि ये सब करने के बाद जो है लाइफ उनकी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेसेसरी प्रोसीजर्स हैं, अगर सही जगह से सही तरीके से किए जाएं तो ये लाइफ सेविंग है, ना ही ये आपको कोई आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करते हैं। क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देते हैं। बस आपको अपने खुद लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे एंजियोप्लास्टी करने के बाद आपको दवाइयाँ खानी ही खानी है, अपनी कोलेस्ट्रॉल को, शुगर्स को कंट्रोल में रखना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, और कोई कारण ही नहीं है इससे डरने का, क्योंकि ना कोई इसमें कट लगता है, ना कोई स्टिचेस लगते हैं, आपकी जान बचा के आपको घर भेज दिया जाता है। दूसरा, आपने पेसमेकर्स की बात की, पेसमेकर जो है एक मिनी ऑपरेशन है, मिनी सर्जिकल ऑपरेशन है। पेसमेकर उन लोगों को लगाया जाता है जिनकी धड़कन कम हो जाती है। जैसे मेरे पास एक मरीज़ आए, बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप के यंग मरीज़ थे, उन्हें एक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ। अच्छा। तुरंत उनको चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गए, और जब उन्हें इमरजेंसी में देखा गया तो उनके ईसीजी में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था। अच्छा। जो हार्ट ब्लॉक होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट की नस की ब्लॉकेज के कारण आया हो। ओके। वो हार्ट की कंडक्शन सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, जो सिग्नल देता है धड़कन उत्पन्न करने के लिए, उसके अंदर रुकावट आ जाती है तो आपको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है। जब किसी मरीज को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो उसमें हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसे पेसमेकर कहते हैं। तारे डालना, तारे बिछाना, और एक बैटरी का बॉक्स लगाते हैं चेस्ट में। ठीक है। उससे तारे हार्ट के अंदर जाती हैं। तो जो बिजली हार्ट को खुद देनी चाहिए
वो बैटरी ऑपरेटर बाहर से देता है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। बट एक छोटा प्रोसीजर है। पर वो बैटरी में कभी कोई फेलियर वगैरह? नहीं, बैटरी ज्यादातर पेसमेकर की 10 साल चलती है। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके एनुअल चेकअप्स होते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस होता है, उससे अच्छे से चेकअप हो जाता है। तो ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते इन चीज़ों के। अगर हम नहीं करते हैं तो जान जाने का खतरा हो सकता है। Right. और अगर आजकल किसी को बैटरी या तारें नहीं डलवानी तो स्पेशलाइज्ड टेक्निक से लीडलेस पेसमेकर भी आ गए हैं। अच्छा। जो एक छोटी कैप्सूल की तरह हार्ट के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। और वो बिना किसी तार का पेसमेकर होता है। तो पेसमेकर की जो बैटरी होती है 10 साल बाद चेंज करनी पड़ती है? यस, वो एक दोबारा से ऑपरेशन होता है। तारें अगर ठीक चल रही हैं तो तारों को नहीं छेड़ा जाता, बस जो बैटरी का चेंबर है उसको निकाल के नई बैटरी फिट कर दी जाती है। कोई ऐसा केस बताओ ना मैम, आपने तो 20,000 प्लस प्रोसीजर्स किए हुए हैं, कि बहुत कम एज में उनका प्रोसीजर आपने वो किया हो और अभी तक बहुत नॉर्मल। तो ये तो मेरा बहुत ही स्पेशल केस है। वो एक मार्केटिंग पर्सन है, 30 ईयर ओल्ड मेल, ठीक है। जो मार्केटिंग विजिट पे किसी के घर पे गए हुए थे। जब वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए तो गर्मियों का दिन था, उन्हें बहुत पसीना आने लगा, उन्हें बहुत छाती में भारीपन हुआ। ओके। उन्होंने ना आसपास जितने लोग थे उनसे हेल्प मांगी कि मुझे ना ठीक नहीं लग रहा, मुझे प्लीज आप हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ। और वो द्वारका में ही कहीं थे, हाँ। किसी के घर विजिट पे। किसी ने उन्हें हेल्प करी और उनकी बाइक चला के वो आकाश ले आया अच्छा। हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। वो जैसे ही हॉस्पिटल में आए, इतना पसीना, इतना भारीपन हो रहा था। यंग आदमी, कौन सोचेगा कि हार्ट अटैक हो रहा होगा 30 साल के आदमी को। ईसीजी किया, मेजर हार्ट अटैक था उनका। जब तक मैं उन्हें इमरजेंसी में पहुंच के देखने पहुंची तो उन्हें हो गया कार्डियक अरेस्ट। उनको अरेस्ट हुआ, बट क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जो बेसिक ब्लड थिनर है, जो एस्प्रिन जैसे मैंने बोला लाइफ सेविंग ड्रग है, वो दवाइयां हम उनको खिला चुके थे उस समय तक। उनका एक एक्टिव सीपीआर किया गया, जिसे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं, छाती पे कंप्रेशन देना। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक अरेस्ट होता है तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारी डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग टीम, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो उनके हार्ट को दोबारा चालू किया गया। तब तक उनकी फैमिली रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया था, वो आ गए। बताया गया, कोई मानने को नहीं तैयार होता कि 30 साल की उम्र में, जैसे आपने मुझसे पूछा कि लोग कैसे सोचे हर किसी की एंजियोग्राफी कर देते हैं, कौन मानेगा कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है 30 साल में। हमने समझाया कि जान नहीं बचेगी अगर हम तुरंत एंजियोग्राफी नहीं करेंगे, क्योंकि नस तो ब्लॉक्ड है, वो तो हमें वैसे ही दिखाई दे रही है और बार बार कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। उस पेशेंट को बार बार सीपीआर करते हुए हम कैथ लैब तक लेके गए। मैंने उसकी नस खोली, उसकी एंजियोप्लास्टी की, और वो 2 दिन बाद बिल्कुल ठीक होके घर गए। वो आज भी 6 महीने 8 महीने हो गए मेरे पास रेगुलर फॉलोअप के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक स्मोकर है। अच्छा। काफी स्मोकिंग करते थे, एक्टिव स्मोकर थे। अब आज के बाद वो लोगों को भी यही सिखाते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यंग पर्सन, कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवल, जो बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है। पेसमेकर और एआईसीडी को लेकर भी बहुत सारी मिथ्स हैं, ऐसा क्यों? पेसमेकर और एआईसीडी 2 अलग डिवाइसेस हैं पहले तो। ओके। और दोनों के अलग फंक्शंस हैं। पेसमेकर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जैसे मैंने बताया, धड़कन का स्लो हो जाने पे जरूरी रहता है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों में ही वायर का कनेक्शन बैटरी आउटपुट डिवाइस के साथ आपके चेस्ट में इम्प्लांट किया जाता है और हार्ट में तारें डाली जाती हैं। पेसमेकर धड़कन उत्पन्न करता है। एआईसीडी जो है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर सबने देखा होगा, पर मैं ये बता देती हूँ, डिफिब्रिलेटर वो होता है जब किसी को हार्ट की धड़कन रुक जाती है तो बाहर से एक बड़ा सा डिवाइस शॉक देता है, प्रेस ही बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो शॉकिंग डिवाइस एक छोटी सी डिब्बे में आपके अंदर फिट कर दिया जाता है। अच्छा, वो अंदर फिट कर दिया जाता है। ओह, दैट इज एआईसीडी। दैट इज एआईसीडी। ओके। जब लोगों को पता ही नहीं होगा और हम बोले कि हमें एआईसीडी लगाना है, उसका काम क्या है, तो कैसे पता चलेगा? जो लोग जिन्हें हार्ट अटैक का शिकार होते हैं और उनका हार्ट डैमेज हो जाता है, जिनका हार्ट का पंपिंग एक्शन जो नॉर्मली 55 से 60% होता है, उसकी वैल्यू अगर 30 से 35% के अंडर रह जाती है, तो फ्यूचर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, धड़कन रुक जाना या धड़कन बिगड़ जाना, डबल या ट्रिपल होता है आम लोगों से, जिनका हार्ट का पंप नॉर्मल चल रहा होता है। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 महीने में अगर आपके हार्ट के पंपिंग एक्शन में नहीं इम्प्रूवमेंट हुई तो हर एक किसी को एक एआईसीडी एडवाइस्ड है, ऑटोमेटिक इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर। वो डिफिब्रिलेटर ऐसा नहीं है कि वो कभी भी फायर करता रहेगा या शॉक देता रहेगा। जब आपकी हार्ट की धड़कन बिगड़ेगी तभी वो सिर्फ
यूज करता है अपनी पावर को, और वो किसी को नहीं पता कि कब धड़कन बिगड़ेगी। तो वो एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। अगर ठीक से किसी को समझ आए तो वो आपको जब कार्डियक अरेस्ट होगा, सबके पास थोड़ी शॉकिंग डिवाइस है, राइट। वो कैसे हॉस्पिटल जाएगा। तो आप देखोगे विदेशों में रेड लाइट्स के ऊपर भी AICD लगा होता है। अमेरिका वगैरह में रेड लाइट्स पे शॉप्स के अंदर जो डिफिब्रिलेटर है सब जगह पड़े होते हैं। कोई पेशेंट को अरेस्ट हुआ या जमीन पे बेहोश होके गिर गया, तोड़ो शीशा, शॉक दो उसी समय। और सबको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक लाइफ सपोर्ट की। हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये सब अवेलेबल नहीं है कि भाई कोई कोलैप्स किया तो लोगों को रेगुलर CPR या जान बचाने के लिए भी नहीं पता हॉस्पिटल जाने से पहले क्या करना चाहिए। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि आपने बताया कि आपके फादर ने चंबा के हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं। लेट्स से चंबा के एक रिमोट एरिया पांगी से किसी को हार्ट अटैक आता है और उनको सुपर स्पेशलिटी कहीं हॉस्पिटल में लेके जाना है। उस रास्ते को कवर करते टाइम पे ऐसे कौन से बेसिक लाइफ सेविंग स्टेप्स हैं जो उनके साथ वाले लोगों को अपनाने चाहिए? सबसे पहले तो आई अंडरस्टैंड कि हिमाचल में रिमोट एरियाज में मेडिकल फैसिलिटीज की डिफिकल्टी है, सुपर स्पेशलाइजेशन और हॉस्पिटल्स नहीं होंगे इतने अवेलेबल। रिमोट छोड़िए, मेन में भी बहुत जगह नहीं है, तो इट्स वेरी रिस्की। हार्ट अटैक तो यहाँ पे भी होता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता है। राइट। तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि हर एक किसी के घर में या अस्पतालों में एस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। राइट। 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम एस्प्रिन मुंह में चबा लें। अच्छा। वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है। खून तुरंत ही पतला होने लगता है जब हम ब्लड थिनर खाते हैं। ठीक है। उसके साथ में और भी दवाइयाँ और कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ भी होती हैं। अगर वो किट्स अवेलेबल हो तो वो और भी अच्छा है, पर एक 300 मिलीग्राम एस्प्रिन गुड इनफ है लाइफ सेव करने के लिए। एस्प्रिन और डिस्प्रिन दो अलग अलग है, राइट? कंपोनेंट सेम है, डिस्प्रिन कंपनी की तरफ से नाम दिया गया, पर होती एस्प्रिन ही है। ठीक। तो ना पानी में घोल के ना पेट में पानी से स्वॉलो करके चबानी होती है, क्योंकि जो जीभ के अंदर ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्ट हार्ट में जाती है। ठीक है। इसीलिए वो ब्लड जल्दी से पतला करके हार्ट तक पहुंचेगा। अच्छा। दूसरी चीज, बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR करना सबको आना चाहिए। सपोज मरीज बेहोश हो रहा है, आपको नहीं पता क्यों बेहोश हो रहा है, हो सकता है ब्रेन में स्ट्रोक हुआ हो या किसी और कारण से हार्ट का चलना बंद हो गया, आपको ये इमेजिन कर लेना चाहिए। तो जो हार्ट के ऊपर चेस्ट कंप्रेशन है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन आजकल नहीं एडवाइस है। ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को आप सीधे फर्श पे लेटाएं और उसकी छाती के बीच में अपने हाथ सीधे करके, ये क्या पोजीशन रहती है? ये बस ऐसे करके एक फिस्ट सी बना के सीधे हाथ रख के आपको अपने बैक से टू एंड फ्रो मोशन में पेशेंट को कंप्रेशन देने होते हैं। और कम से कम 100 कंप्रेशन देने होते हैं 1 मिनट के अंदर। अच्छा। हाँ, इतना क्विकली, मतलब इतनी जल्दी आपको हार्ट पे प्रेशर देना है, तो इस स्पीड पे आपको वो देना होता है। कहाँ? जैसे ये जस्ट यहाँ पे सेंटर में? हार्ट एकदम सेंटर में है। ठीक है। हमारे चेस्ट के एकदम सेंटर में है। तो बस इसी के ऊपर यहाँ पे एक हड्डी हम महसूस कर सकते हैं। हड्डी के ऊपर ही देंगे तभी हार्ट तक कंप्रेशन पहुंचेगा। आसपास तो हमारी रिब्स होती हैं, वो टूट जाएंगी। तो बेटर है कि आप पोजीशन थोड़ी सी देख के उस पे कंप्रेशन से। तो अगर पेशेंट जैसे ही जाग गया या उसका पंप रिस्टोर हुआ तो तुरंत जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं या जो भी क्लोजेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाना चाहिए। अच्छा। अगर रिमोट एरियाज में एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की फैसिलिटी नहीं है तो ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस भी आते हैं, जिसे हम स्ट्रेप्टोकाइनेस होते हैं कहते हैं, जो बहुत महंगा नहीं है इंजेक्शन। अगर हम उसको दें तो भी थोड़ा सा स्कोप बन जाता है कि ब्लॉकेज खुलनी शुरू हो जाएगी, जब तक कि आप नियरेस्ट एंजियोप्लास्टी सेंटर पे नहीं पहुंच जाते हैं। ये एक क्वेश्चन और है कि कोलेस्ट्रॉल हाई लगभग हर रिपोर्ट में लिखा होता है, तो असल में ये कितना खतरनाक होता है? कोलेस्ट्रॉल हाई से हमारा मतलब है बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल है। नॉर्मल वैल्यू उसकी 100 होती है, 100 से ऊपर जो भी है वो एबनॉर्मल वैल्यू है। और दूसरा बुरा कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड्स। दोनों की ही मात्रा नियमित रूप में होनी चाहिए। ज़्यादातर केस बेस्ड होता है, अगर कोई मरीज मोटा है, शुगर है, तो उसके लिए 100 कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। बट जिसकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, उस केस में उसका कोलेस्ट्रॉल 50 से नीचे रखने की ज़रूरत है। तो हर एक जने की कोलेस्ट्रॉल की लेवल उसके बाकी रिस्क फैक्टर से हम नापते हैं। साथ ही साथ जेनेटिक्स भी देखना होता है हमें, तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्टिंग है जिसे लाइपोप्रोटीन लिटिल ए कहते हैं, कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल 100 से ऊपर है और उसको कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स जैसे उसके आँखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया या उसके TMT टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गए हार्ट की टेस्टिंग में,
तो लाइपोप्रोटीन ए एक टेस्ट है जो बताता है कि कितना जेनेटिकली लिंक्ड है और हमें उसे कितना नीचे करने की जरूरत है कोलेस्ट्रॉल को। डॉक्टर, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हार्ट जो है वो हेल्दी है? तो कुछ बेसिक टेस्ट है। पहला ईसीजी, दूसरा इको जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, तीसरा हार्ट की फंक्शनल कैपेसिटी जानने के लिए एक ट्रेडमिल टेस्ट जो ओपीडी बेस्ड टेस्ट है। ओके। ब्लड के 2 मेजर टेस्ट जो हैं, एक लिपिड प्रोफाइल और एक HbA1c जो शुगर लेवल्स का बताता है। और अगर किसी को जेनेटिक्स से रिलेटेड हार्ट डिजीज पता लगाना है तो लाइपोप्रोटीन लिटिल है। सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। कुछ मेजर कारण ये हैं कि जिनका हार्ट ऑलरेडी डिजीज्ड है उनके ब्लड के पैरामीटर्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से आपके हार्ट पे स्ट्रेन आने लगता है सर्दियों में। क्योंकि आपको गर्म रखने के लिए बॉडी को, आपकी बॉडी की जो हाथ या पैरों की या बाकी एरियाज की वेसल्स हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा अपनी हीट कंजर्व करने के लिए बॉडी में पतली हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं हीट जनरेट करने के लिए। तो सिकुड़ी हुई नसों के ऊपर जब हार्ट को जोर लगा के काम करना पड़ता है और अगर हार्ट की नसों में पहले से ही कोलेस्ट्रॉल है तो उस कारण से स्ट्रेन होने से हार्ट पे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आप पानी का कंजम्पशन बहुत कम कर देते हैं तो खून गाढ़ा होने की प्रक्रिया होने लगती है। पहले ही ब्लॉकेज है, बाकी कोलेस्ट्रॉल, शुगर बिगड़ गया और साथ में सर्दियां हैं तो सब कुछ एड ऑन होके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी ऊपर से और आप पी नहीं रहे हो। तो साथ जैसे कि मैं ये दिखाऊंगी कि जो क्लियर्ड ब्लड वेसल्स हैं नॉर्मल, वो उसमें एकदम स्मूथ होती हैं वेसल्स। ठीक है। जो येलो सब्सटेंस है जैसे मैंने बताया डिजीज्ड वेसल्स में पीलापन जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। ज्यादा पीलापन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो और नैरो हो जाता है और रास्ता छोटा हो जाता है और वो फिर पूरा ही बंद होने लगता है। तो दिस इज द वे अ नॉर्मल वेसल और अ डिजीज्ड वेसल लुक लाइक। सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? सर्दियों में मॉर्निंग वॉक जब धूप निकल आए तभी करना चाहिए। मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग वॉक्स आर नॉट एडवाइज। उसका भी रिलेशन है हार्ट अटैक से? उसका भी रिलेशन है हार्ट अटैक से। जैसे कि डिजीज्ड हार्ट या एल्डरली लोगों में वैसे ही नसों में ब्लॉकेजेस आई होती हैं उम्र के साथ, तो स्ट्रेन हो जाता है हार्ट पे। इसीलिए एकदम ठंडे मौसम में सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए सैर पे। मेनोपॉज के बाद विमेन में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? बेसिकली जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन है जो कि मेनोपॉज से पहले होता है फीमेल्स को, वो खत्म हो जाता है। तो सेम ही प्रक्रिया जो मेल्स में होती है, कोलेस्ट्रॉल जमने की, खून गाढ़ा होने की, शुगर्स बढ़ने की, जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है वो मेनोपॉज के बाद बढ़ जाती है फीमेल्स में। इसीलिए हार्ट अटैक के चांसेस फीमेल्स में बढ़ जाते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फीमेल्स की ओवरीज या सर्जरी पहले हो गई है या यूट्रस निकाल दिया गया, ओवरीज निकाल दी गई हैं, तो ये उससे भी पहले हो सकता है क्योंकि सेम प्रक्रिया, वो हार्मोन्स पहले ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा। हार्ट हेल्थ को लेकर आपने भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, कार्डियो शक्ति, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। सो यस, आई एम रनिंग अ प्रोग्राम और वेलनेस सेंटर बाय द नेम ऑफ कार्डियो शक्ति, जिसका मेन मोटिव कि लोगों में हम हेल्थ अवेयरनेस लाएं, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट रन प्रोग्राम है, वेलनेस प्रोग्राम, जिसमें वेट लॉस इंक्लूडेड है क्योंकि आजकल वेट इज़ अ मेजर कंसर्न। वी हैव सीन सो मेनी सेलिब्रिटीज गोइंग थ्रू एक्सेसिव वेट लॉस मेडिकेशन, बहुत सारे, है ना। तो कुछ तो चुनिंदा लोग जो विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, टॉप प्लेयर्स लाइक सेरेना विलियम्स, वी हैव एंकर्स लाइक ओपरा विंफ्री, उन्होंने तो आगे बताया भी है क्योंकि वो इस वेट लॉस मेडिकेशंस पे ही उनका वजन घटा पाए। अच्छा। तो कार्डियो शक्ति प्रोग्राम जो है उसमें वेट लॉस पे भी फोकस किया जाता है, जिससे कि इवेंचुअली लोगों को ये सिखाया जाए कि हार्ट को हेल्दी कैसा रखा जाए। वेट इज़ अ मेजर कंसर्न क्योंकि वेट बढ़ने से आपकी शुगर बढ़ेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ये तीनों ही चीज़ें डायरेक्टली आपको एक हार्ट डिजीज या वैस्कुलर डिजीज की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, वजन घटा सकते हैं, तो वी कैन हेल्प अ लॉट ऑफ थिंग्स। फ्यूचर में जो होने वाली हैं कॉम्प्लिकेशंस, उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कार्डियो शक्ति इसमें कैसे हेल्प करता है? लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए हम बुलाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि वेट किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम उनको डाइट काउंसलिंग देते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं ग्रुप सेशंस में कि आपस में कुछ सिमिलर अपनी स्टोरी शेयर करें, उनकी फाइट टू ओबेसिटी शेयर करें और साथ ही साथ अगर वो फिट बैठते हैं उस क्राइटेरिया में जहाँ उन्हें ये वेट लॉस मेडिकेशंस यूज़ करनी चाहिए, उनके पैरामीटर्स और प्रोफाइल्स को जज करके वो भी हम उन्हें एडवाइस करते हैं।
कौन कौन सी वेट लॉस मेडिसिन होती हैं कॉमन वैसे? सो मेजरली जो FDA अप्रूव तो मेजर वेट लॉस मेडिकेशंस जो आज की डेट में अवेलेबल हैं वो है, एक तो ओज़म्पिक के नाम से आती है और दूसरी मुंजारो जिसमें ट्राइसेपेटाइड ड्रग है। बहुत महंगी होती है क्या? यस, महंगी ड्रग्स हैं, दोनों ही महंगी ड्रग्स हैं, बट दोनों किसको देनी है? जो ओज़म्पिक है वो स्लाइटली चीपर है क्योंकि उसका अभी पेटेंट ऑफ होने वाला है। ओके। मुंजारो इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट मुंजारो में वेट लॉस इज बेटर, तो वो चूज करना पड़ता है पेशेंट की प्रोफाइल देख के कि किसको कौन सी ड्रग रिक्वायर्ड है। और कैसे देखते हो आप, क्या करते हो उसमें? इन जनरल अगर आप मेरे पास चल के आए और आप बोले मुझे वजन घटाना है, तो हम पहले आपका BMI कैलकुलेट करेंगे कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कि आपको शुगर, BP या कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, ठीक है। लिवर फैटी है कि नहीं है, साथ में हार्ट में कोई स्टेंट वगैरह डले हैं या नहीं है, कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं है। ओके। ये सब प्रोफाइल्स देखने के बाद, और साथ ही साथ कुछ लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर या थायराइड कैंसर होते हैं, उन्हें ये दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। अच्छा। तो हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। उसी के बाद डिसीजन लिया जाता है कि आपको कितने महीने में कितना वेट लॉस सूट करेगा। अच्छा। अगर आपकी कोई टारगेट्स हैं जो आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो मुंजारो इज अ बेटर ड्रग, उसमें जल्दी वेट लॉस होता है। वेट लॉस मेडिसिन जो आप बता रहे हो मुंजारो, ये इनकी प्राइसिंग क्या होती है? जो मुंजारो है वो द हाईएस्ट डोज कैन गो अप टू 25,000 अ मंथ। अच्छा। उसकी 4 ही डोज लगती हैं एक पेन में। एक पेन जो उसका आता है इंजेक्शन का, उसमें 4 डोजेज होती हैं। मैक्सिमम डोज जो उसकी है वो 25,000 तक खर्चा हो सकता है। और दूसरे की? जो दूसरा है वो थोड़ा सस्ता है, उसका मतलब 15,000 18,000 के करीब आ सकता है खर्चा। दूसरे का नाम क्या बताया? ओज़म्पिक। वो वीगोवी के नाम से आता है इंजेक्शन। अच्छा। ओज़म्पिक की डोज थोड़ी लोअर में है, मतलब वो कुछ नाम जो है वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड हैं और कुछ डायबिटिक ओबेसिटी के लिए अप्रूव्ड हैं, पर ड्रग सेम है। तो ये इंजेक्शन आता है? इंजेक्शन आता है। तो ये तो कोई भी लगा लेगा फिर तो? नहीं, यही इसमें कैच है कि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि महंगी दवाई है, उसमें एडल्ट्रेशन होने का बहुत स्कोप है। आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से खरीदते हैं, सही है कि नहीं, वो भी जानना जरूरी है। दूसरा, आप खुद नहीं लगा सकते, आपको सीखना पड़ेगा या किसी की गाइडेंस के अंदर इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि उससे क्या हो सकता है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, वो फायदा नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही है। वेट लॉस मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता है? डेफिनेटली हर मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर इस मेडिसिन में गैस्ट्रिक सिम्टम्स ही साइड इफेक्ट्स हैं। या तो पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होना, या दिल मचलाना, उल्टी आ जाना, यही सब कुछ इसके साइड। हार्ट की हेल्थ के लिए सही होती हैं? जो स्टडीज हुई हैं उसमें हार्ट हेल्थ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं वो हार्ट हेल्थ को ही टेस्ट करके अप्रूव की जाती हैं, तो ये दवाइयाँ हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। एक ना मैंने वीडियो देखा था, कोई इंस्टाग्राम पे रील आई थी, कोई डॉक्टर ही थे, वो वेट लॉस करा रहे थे, पर कुछ यहाँ बॉडी के अंदर कुछ तो वो डाल रहे थे बलून टाइप का, एंड देन वो क्या प्रोसीजर है? बहुत ज़्यादा जो मॉर्बिडली ओबीज लोग हैं, 3 प्रकार की चीज़ें अब हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो ये दवाइयाँ, दूसरा ये बैलूनिंग कि पेट के अंदर गुब्बारे फुला के डाल दो, पेट का साइज ऑक्यूपाई कर लो गुब्बारों से, जिससे कि भूख कम लगे, और तीसरा बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसमें पेट को छोटा कर दिया जाता है। जो तीनों आपने बताई, इनमें सबसे ज्यादा सेफर ऑप्शन कौन क्या रहता है? सबसे ज्यादा सिंपलर और सेफर ऑप्शन एट द मोमेंट इज द मेडिसिन। अच्छा, वो जो इंजेक्शंस हैं, क्योंकि ओबेसिटी इज अ डिजीज नाउ। अगर उसे एक डिजीज के रूप से ट्रीट किया जाए तो उसकी दवाई है हमारे पास अब उसे ठीक करने के लिए। तो कार्डियो शक्ति में आप और क्या क्या करते हो? कार्डियो शक्ति प्रोग्राम में हमारे न्यूट्रिशंस भी हैं, जैसे कि क्या मल्टीविटामिन्स आपको खाने की ज़रूरत है, किस लेवल का कैल्शियम या ओमेगा 3 आपको रिक्वायर्ड है, और साथ में मैग्नीशियम सपोर्ट। तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोथ को टारगेट करके हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके कितने सेंटर हैं? इसके कुछ सेंटर्स वगैरह भी हैं? वी हैव 2 सेंटर्स। अच्छा, 2 सेंटर्स हैं कार्डियो शक्ति के। कहाँ पे है? एक तो द्वारका में है, और दूसरा रजौरी गार्डन। एक क्वेश्चन था मेरा, व्हिच इज वेरी पर्सनल, कितना घी खाना हार्ट की हेल्थ के लिए सेफ होता है? कोई इन नंबर्स बताना सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पर अगर आप 1 चम्मच घी कच्चा दिन में खा भी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं करता। नहीं, कच्चा लाइक ऐसे ही नॉर्मल, मतलब हाँ, मतलब नहीं खाने में बोल रहा हूँ मैं। खाने में भी 1 चम्मच ही नाप लीजिए। चाहे खा लीजिए चाहे डाल दीजिए खाने में। अच्छा, सिर्फ 1 चम्मच? 1 चम्मच।
1 से ऊपर? 1 से ऊपर खा सकते हैं, पर आपकी हेल्थ कितना अलाउ करती है तो अपने बेसिक ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल वगैरह करा लें, लिवर का हेल्थ कैसा है चेक करा जो लोग ज्यादा घी खाते हैं उनको सबसे ज्यादा क्या ध्यान उनके देना ना चाहिए? ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ने लगते हैं, वजन बढ़ने लगता है। हाँ। घी अच्छा जरूर लगता है टेस्ट में, पर फैट्स भी बढ़ाता है बहुत। सैचुरेटेड फैट्स है ना? फिर भी सैचुरेटेड फैट्स रिक्वायर्ड है नियमित मात्रा में, क्योंकि वो जो विटामिन अब्जॉर्प्शन है EDE का, ठीक है। वो फैट्स इसी के थ्रू होता है। और स्पेशली घी जो हमारा इंडियन है ना, वो बाकी ऑयल से बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, राइट। तो उतना खराब नहीं है वो शरीर के लिए, पर एक एक्सेसिव स्टिल नॉट अलाउड। लेट्स से कोई पर्सन 2 चम्मच घी डेली खा रहा है अच्छे खासे एंड वर्कआउट भी कर रहा है प्रॉपर, तो उस केस में वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इवेंचुअली आपकी हेल्थ कैसी रहती है। इफ यू कैन कंज्यूम दैट मच कैलोरीज, देन यू कैन टेक इट। ओके, टुवर्ड्स द एंड अब एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे खराब खाना क्या है? शुगर्स। और सबसे बढ़िया क्या है हार्ट की हेल्थ के लिए, वॉकिंग या जिम? गुड वॉकिंग 40 मिनट्स इज गुड इनफ। अंडा? एग्स आर गुड, उसका पीला निकाल देंगे तो बेहतर है ओके, एग वाइट ही खाना है? प्रेफरेबली, क्यों? क्योंकि उसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। चाय या कॉफी हार्ट के लिए क्या बढ़िया है? बेसिकली चाय इज बेटर, कॉफी इज स्ट्रॉन्गर फॉर हार्ट हेल्थ। अरिथमियाज होने के चांसेस होते हैं, बट कोई भी चीज नियमित मात्रा में ली जा सकती है। एक आदत जो हर इंडियन को छोड़ देनी चाहिए हार्ट हेल्थ के लिए? आलस। मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया यहाँ आके। हार्ट हेल्थ से रिलेटेड आपने पूरी डिस्कशन में हमें बताया कि कैसे कैसे हम अपनी हार्ट की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो और आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो अपनी क्वेरीज को कमेंट में बताना हार्ट हेल्थ से रिलेटेड। और अगर डॉक्टर सुकृति भल्ला के साथ आपको कनेक्ट करना होगा तो मैं इनका सोशल मीडिया हैंडल डॉक्टर सुकृति भल्ला के नाम से ही है, और एक में शायद डॉक्टर सुकृति भल्ला कार्डियोलॉजिस्ट है। मैं इनके सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको इन केस इनके साथ कनेक्ट करना होगा तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।